हेलो नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में जो है हम हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि हमारी सभी एग्ज़ामों के लिए यानी कि जो हमारे 12th के बोर्ड एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चन आंसर हैं, उसको आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर जो है आपको रेगुलर क्लासेस जो है प्रोवाइड करवाई जा रही है हमारे द्वारा। तो इस चैनल के माध्यम से आप जो भी आपकी क्लासेस जो छूट जाती हैं, तो उसे आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से आप जाके इसको जो है चेकआउट करके अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद भी आता है तो आप वीडियो को भी लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो लेने के लिए। जी बच्चों, तो चलिए हम आज की इस वीडियो में बात करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जो है इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का वो हमारा इंटरफेस था अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो मैंने करवाया था। तो आज की इस वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो बच्चों, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा के मुहरों के विषय में आप क्या जानते हैं, यानी हड़प्पा के जो मुहर है उसके विषय में आप क्या जानते हैं इसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा यानी कि जो मुहरे हैं, यानी हड़प्पा की जो मुहरे हैं उन संस्कृतियों के विभिन्न पहलुओं पर काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि इसका कहने का मतलब है इस लाइन का कि मुहरों से हड़प्पा संस्कृति के जो विभिन्न पहलुओं हैं उन पहलुओं पर काफ़ी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इन मुहरों के द्वारा जो है हम वहाँ के धर्म, पशु पक्षी और पेड़ पौधे एवं लिपि की उपस्थिति का पता लगा पाए हैं, यानी कि लगाया जा सका है। और यह भी अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ लोग जो है पढ़े लिखे थे, जो कि अपना जीवन यापन काफ़ी अच्छे ढंग से करते थे, यानी कि गुजारते थे। यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है इस आंसर से कि हड़प्पा के मुहरों के विषय में आप क्या जानते हैं। तो हड़प्पा के मुहरों के विषय में हम यही जानते हैं कि मुहरों से जो है हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं की हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हमें वो पता चलता है कि वहाँ के जो लोग रहा करते थे वो लोग जो है धर्म और पशु पक्षी और पेड़ पौधे एवं लिपि की उपस्थिति का वहाँ पर पता चला। वहाँ पर जो है धर्म भी थे, पशु पक्षियों की भी उपस्थिति थी, साथ ही वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और साथ ही लिपि यानी कि पढ़ने लिखने की जो भाषा है वो भी देखने को मिली है। वस्तुतः उसे हम समझ नहीं पाए हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कठिन भाषाएं थी, यानी लिपि थी, इसी कारण से उसे समझ नहीं पाए हैं, किंतु वहाँ पर पढ़ने की जो प्रणाली वो देखने को हमें मिली है। तो यही हमें जो है हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा के मुहरों के विषय में हमें बताता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार और यानी कि जिसे कि स्नान घर के भी नाम से जानते, उसके विषय में आप लिखें, यानी उसके विषय में लिखें या फिर बताएं। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पर एक अद्भुत व्यवस्था थी। क्या थी? एक अद्भुत व्यवस्था देखने को मिली है। यहाँ जो है व्यापारी लोग या फिर जो पर्यटन स्थल पर आए लोग स्नान किया करते थे। यहाँ पर पुरुष और स्त्रियों के कपड़े बदलने के लिए जो है अलग अलग बाथरूम थे, यानी कि इन सभी के पुरुष और स्त्रियों के जो स्नान करने के उपरांत जो कपड़े बदलने के लिए जो बाथरूम जो होता है वो अलग अलग थे। यानी कि वहाँ पर जो है एक जो है शर्म लिहाज जैसी जो शब्द होते हैं जिसको कि ठिठई में बोलते हैं, उस जैसी भाषाओं यानी कि उस जैसी प्रणाली जो है वहाँ पर विद्वान थी। यानी कि लोग जो है एक दूसरे से पर्दा भी करते थे, ठीक है ना। आगे है कि विशाल स्नानाघर, यानी कि विशाल जो स्नान घर था उसका जो आकार की बात करें तो 180 गुना वो लंबा था तथा 8 फीट गहराई का था। यानी कि वहाँ का जो स्नानागार था वो 180 गुना लंबा था, साथ ही 8 फीट जो है गहरा था। यानी कि काफ़ी बड़ा जो है वहाँ का यानी कि मोहनजोदड़ो का स्नानागार जो हमें देखने को मिला है। साथ ही बात करें तो इनके चारों ओर जो है वहाँ पर हमको बरामदे भी देखने को मिले हैं स्नानागार के चारों ओर, जो कि जैसे कि स्विमिंग पूल होता है, एज इट इज़ जैसा स्विमिंग पूल होता है ना उसी टाइप का। और गंदे पानी की निकासी का अलग से प्रबंधन था, यानी गंदे पानी को निकालने के लिए एक अलग से नाली का प्रयोग यानी कि व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पर जो है
इसमें लोग जो है पूजा पाठ करने के बाद भी जो है स्नान किया करते थे। यानी कि यहाँ पर जो है लोग जस्ट लाइक स्विमिंग पूल की तरह, जिस तरह से पूजा पाठ करने के बाद भी जो है लोग चिल करने के लिए, यानी कि जो है अपने मौज मस्ती के लिए जो है स्नान किया करते थे, उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी लोग जो है मौज मस्ती के लिए जो है पूजा पाठ करने के बाद भी स्नान किया करते थे। यानी कि इस बात से हमें ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जो वहाँ की जो व्यवस्था थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था थी, वहाँ पर जो है लोग बहुत ही उन्नत किस्म के लोग थे। यानी कि उन सभी की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर स्विमिंग पूल की व्यवस्था देखने को मिली है, साथ ही वहाँ पर पढ़ने लिखने की भी व्यवस्था देखने को मिली है, और भी बहुत चीज़ वहाँ पर देखने को मिली है, जो कि अभी वर्तमान में शायद उसमें से कुछ चीज़ न भी हो। यानी कि आज से लगभग जो है ईसा पूर्व 2600 ईसा पूर्व पहले जो है ये सभी व्यवस्था विद्यमान थी। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो लोग आज जो हम जो समय जी रहे हैं, वो हमारे पूर्वज जो हैं जी के चले गए। यानी कि वो सभ्यों ने जो है ऐसा जीवन पहले भी देखा हुआ है। तो आपको मैं बता दूं तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो कालखंड की बात करें तो 1750 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक का जो काल है, वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कालखंड माना जाता है। जी बच्चों, ईसा पूर्व ईसा मसीह से पहले। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन होने वाला है 3rd नंबर की, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। जी बच्चों, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, पुरातत्व क्या है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर इस सभी का पीडीएफ जो है मैंने क्लास अंत होने के बाद जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो पुरातत्व से हम यह समझते हैं कि पुरातत्व वह विज्ञान है, यानी पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के द्वारा उपयोग किए गए वस्तुओं और उनकी ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है। यानी कि पुरातत्व उसे कहते हैं, जो कि पुरातत्व विज्ञान उसे कहते हैं जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे अतीत के जो लोग थे, यानी हमारे पूर्वजों द्वारा जो है जिन सामग्रियों का उपयोग किया गया है उन्हें हम खुदाई करके निकालते हैं और उससे यह सीखते हैं कि उन लोगों ने किन किन प्रकार की चीज़ों का जो है किस प्रकार से उपयोग किया और किस प्रकार की उन लोगों की सभ्यता थी, किन प्रकार के वो सामग्रियों का उपयोग करते थे, और उन सभी चीज़ों से हम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसे ही हम जो है पुरातत्व कहते हैं। साथ ही आगे बात करें तो जिससे कि जो है हमें समाज के लोगों को पुरानी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उन सभी वस्तुओं से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और साथ ही वैसा ज्ञान को हम जो है पुरातत्व विज्ञान यानी कि पुरातत्व कहते हैं। जी बच्चों, तो पुरातत्व का आई होप आप मतलब समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप ही सब भूलिएगा कि सर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो आप बना देते हैं, तो मैं इसीलिए आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं जो भी अगर क्वालिटी कंटेंट भी दूंगा ना तो आप नहीं देख पाइएगा, क्योंकि आप बोलिएगा कि सर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। लेकिन आई होप उसी वीडियो में जो है मैं आपको हर ही क्वालिटी को जो है क्वालिटी कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। चलिए 4थे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा बकवासें हो रही हैं, यानी बातें हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4था नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कार्बन 14 यानी C14 पद्धति या फिर कार्बन 14 पद्धति, जिसे कि C14 विधि के भी नाम से जानते हैं, तो उसे आप क्या समझते हैं, उनसे आप क्या समझते हैं। कार्बन 14 पद्धति से यानी C14 पद्धति से या विधि से आप क्या समझते हैं, उसे आप हमें बताइए। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि यह विधि तिथि निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है, यानी कि तिथि निर्धारित करने की यह एक वैज्ञानिक विधि है। अर्थात तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को ही हम जो है कार्बन 14 या फिर जो है C14 विधि कहते हैं या फिर कहा जाता है। इस विधि के द्वारा यानी इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 जो है या फिर कार्बन 14 के मात्रा के रूप में रहता है, यानी कार्बन 12 या फिर कार्बन 14 जो है एक मात्रा के रूप में रहता है, और कार्बन 12 या फिर उससे कम होने पर वस्तु जो है जीवित रहती है और स्थिर रहती है, यानी कि अपने संतुलन रूप से स्थिर रहती है, काम करती रहती है। परंतु
अगर कार्बन 14 हो जाता है तो उस अवस्था में वस्तुओं का लगातार नाश होने लगता है। अतः इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि कार्बन 14 एक ऐसी यानी कि पद्धति है जिसके द्वारा यानी अतीत में छुपी वस्तुओं को एक माध्यम है जिससे कि हम वो कितनी वर्ष पुरानी है या कितने वर्ष पुराने समय में उसे गाड़ा गया था, यानी कि ज़मीन के अंदर दबाया गया था या फिर खुद से ही किसी मलबे में दब गई थी, उसको जो है हम कार्बन 14 विधि के द्वारा जो है हम तिथि निर्धारण करके यह पता करते हैं कि यह जो वस्तु है, यह जो सामान है वो कितने समय पुरानी है। और इसी पद्धति को हम एक और नए नाम से रेडियोधर्मिता के भी नाम से जानते हैं। तो बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेडियोधर्मिता किसे कहते हैं तो आप भली भांति जान चुके हैं कि रेडियोधर्मिता ही जो है कार्बन 14 पद्धति को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते आगे हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों द्वारा उपयोग में किए गए सिंचाई के साधनों का वर्णन करें। यानी हड़प्पावासी के जो लोग थे उनके द्वारा उपयोग में किए गए सिंचाई के कौन कौन से संसाधन थे, कौन कौन से साधन थे, उनका वर्णन करें, उसके बारे में बताएं। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि हड़प्पावासियों द्वारा उपयोग किए गए सिंचाई के साधन निम्नलिखित हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला नंबर है कि कुएं द्वारा। अधिकतर हड़प्पावासी जो है वह कृषि कार्य के लिए कुएं द्वारा ही सिंचाई किया करते हैं। यानी अधिकतर जो हड़प्पा के जो लोग हुआ करते थे, जो कृषि कार्य के लिए कुएं में जो पानी जमा हुआ रहता था उसी से जो है कृषि किया करते थे। दूसरे पॉइंट कहता है कि नहरों द्वारा, कि कई प्रमाणों से हमें यह भी पता चलता है कि हड़प्पावासी जो है नहरों से भी जो है सिंचाई किया करते थे। यानी नहरों से भी जो है वो अपने सिंचाई को किया करते थे और अपने फसलों का उत्पादन किया करते थे। और साथ ही में जलाशय के द्वारा भी करते थे। तो जलाशय किसे कहते हैं? तो जलाशय उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर एक छोटे से गड्ढे पर जो है कोई पानी जो है वर्षा के उपरांत जम जाता है, बैठ जाता है, वहाँ पर स्थिर हो जाता है, उसी को हम जलाशय बोलते हैं। यानी हड़प्पावासी जो है कृषि कार्य के लिए छोटे या फिर बड़े स्थान जहाँ जल एकत्रित रहता था उन जलाशयों का भी जो है प्रयोग किया करते थे। तो कुल मिलाकर 3 प्रकारों से जो है हड़प्पावासी जो है अपने सिंचाई के संसाधनों के रूप में उसे लिया करते थे, उनसे अपने सिंचाई को किया करते थे और साथ ही जो है अपने फसलों का उत्पादन भी किया करते थे। नेक्स्ट हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी प्रणाली थी, यानी कि जल निकासी यानी कि जो जल को बाहर निकालने की जो प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी, जो वेस्टेड जल होता था उसे। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि मोहनजोदड़ो का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया क्योंकि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार देखने को मिला है, तो सबसे ज़्यादा तो जल वहीं से निकाला जाता था। तो उसी प्रकार से इसमें बताने का प्रयास किया गया मोहनजोदड़ो को एग्जाम्पल लेकर। तो मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा, चलिए हड़प्पा भी ले लिया गया। मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा के नगर नियोजन की एक प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। सही बात है, यहाँ की जो है जल निकासी प्रणाली जो है काफ़ी विशेष थी। क्यों थी? तो इसको जानते हैं। सिंधु घाटी सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिकी ढंग से जो है नालियों का प्रबंधन करना जानते थे जी। यहाँ के अधिकांश जो भवन थे उन भवनों यानी कि भावनाओं, यहाँ पर बच्चों गलत हो गया, इसे आप कर लीजिएगा भवनों, ठीक है, उसमें निजी कुएं एवं स्नान घर थे। हाँ तो बच्चों, भवनों के कमरे में अलग ही स्नान घर और शौचालय था और इन सभी के पानी निकासी हेतु गलियों में नाली का प्रबंधन जो है किया गया था। यानी कि मोहनजोदड़ो में जो है वहाँ पर विशेष नाली का जो प्रबंधन करने के लिए वहाँ पर के जो लोग थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो वैज्ञानिकी ढंग से नालियों का प्रबंधन करना जानते थे। और वो अधिकांश भवनों के जो निजी कुएं हुआ करते थे और जो निजी स्नान घर हुआ करते थे उन सभी के कमरों के द्वारा जो है और शौचालय के जो पानी थे उसको एक पाइपलाइन के थ्रू यानी एक नाले के थ्रू ऐसे बनाया जाता था कि निकासी के लिए गलियाले यानी गलियों से नालियों का प्रबंधन किया गया था। जी बच्चों, तो ये हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। एक छोटा सा हमारी तरफ से मोटिवेशन जो कि आपको PDF के रूप में आपको मिल भी जाएगा।
मुश्किलों से डरकर नौका पार नहीं होती, मुश्किलों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये बच्चों आप सभी के लिए है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी इतने लंबे वीडियो तक यहाँ तक रुके हुए हैं, यानी कि आप सभी के अंदर एक ऐसी आग है, यानी एक ऐसे जुनून है कि आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं, यानी कि आप अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, यानी कि आप इतने लंबे समय तक अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो चलिए हम भी आप सभी के लिए एक और अच्छी सी और मेहनत के साथ आपके लिए जो है हम और भी अच्छे से तैयारी करवाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की विशाल अन्नागार के विषय में लिखे, यानी मोहनजोदड़ो के विशाल अन्नागार के विषय में लिखे कि मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार, यानी कि अन्नागार जो होता था वो अन्नागार क्या है। भाई अन्नागार शब्द क्या है, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि सार्वजनिक भवनों के स्तंभों वाला हल और अन्य संग्रहालय की जगह को मोहनजोदड़ो का जो है अन्नागार कहते थे, यानी कि सार्वजनिक भवनों के स्तंभों वाला हल, यानी कि यहाँ पर जो है अनेक प्रकार के जो हल हुआ करते थे उन्हें जो है इस अन्नागार में रखा जाता था, और इसे जो है संग्रहालय के अन्य संग्रहालय की जगह को जो है उसे भी हम अन्नागार के ही नाम से जानते थे। अन्नागार में जो है हवा जाने की विशेष व्यवस्था थी ताकि वहाँ के वस्तुओं को किसी प्रकार की क्षति ना हो। सही बात है, किसी भी बंद जगह में कोई भी चीज़ अगर रखिएगा तो ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ पर जो है एक हवा जाने की अच्छी व्यवस्था की गई थी, यानी कि वो लोग ये सब जानते थे कि हाँ भाई अगर बंद करके रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा सामान। साथ ही यहाँ जो है अन्नागार की लंबाई की बात करें तो 42 से लेकर 72 मीटर तक इनकी लंबाई थी, और चौड़ाई की बात करें तो जो है 22.866 मीटर जो है यहाँ पर इस अन्नागार की चौड़ाई थी। तो कुल मिलाकर जो है कुछ इस प्रकार का जो है मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार था। जी बच्चों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि मोहरों और मुद्रांकन पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी मोहरे और मुद्रांकन क्या है उस पर एक टिप्पणी लिखिए, उस पर आप अपनी बातों को बताइए। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था, यानी मोहरों और मुद्रांकनों का जो प्रयोग है वो लंबी दूरी के जो संपर्क थे उसे सुविधाजनक बनाने के लिए हुआ करता था। तो वो कैसे, जैसे कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाए और उसका मुख रस्सी से बांधा जाए और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबा दिया जाए, यानी कि छाप बना दिया जाए, जिससे कि मिट्टी मोहरों की छाप जो है वो उस बोरे के गट्ठर पर जो है पड़ जाए। आप देख रहे हैं बच्चों किस तरह की वहाँ की व्यवस्था थी। वो लोग भी विश्वास नहीं करते थे किसी पर, क्या पता रास्ते में जाके इसमें से कुछ सामान निकाल लिया जाए। तो अगर सामान निकाले आ जाएगा तो गट्ठर खुलेगा ही, गट्ठर खुलेगा तो मुहर का जो रंग है यानी उसकी जो बनावट जो हमने छाप के द्वारा बनाई थी तो वो तो थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा हो जाएगा, तो इससे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कोई मेरा सामान को खोला है। देख रहे हैं किस तरह से वहाँ की व्यवस्था थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इस थैले के गंतव्य स्थान पर पहुँचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है, यानी कि अगर वहाँ के जो थैले थे उस थैले को अगर गंतव्य स्थान से लेकर मुद्रांकन तक अगर अक्षुण्ण यानी कि बिना किसी छेड़छाड़ के अगर पहुँचा दिया जाता है तो यानी कि उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, ऐसा वो लोग मानते थे। सही बात है, ऐसा मानते भी थे। और मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। प्रेषक का मतलब क्या है, यानी कि भेजने वाला कौन है, इस व्यक्ति का भी पता चलता था कि हाँ भाई फलाने आदमी के द्वारा ये सामान जो है भेजा गया है। तो ये था हमारा 8वां नंबर का आंसर, जो कि मोहरों और मुद्रांकन पर क्या टिप्पणी हो सकती है वो हमने आपको बताया। तो बच्चों आप सभी जो है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए, क्योंकि आप सभी के लिए हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है इस क्वेश्चन को ढूंढने में न
बच्चों बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। और साथ ही में कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं जिसकी इतने टिपिकल होते हैं कि उसे जो है तोड़ते तोड़ते इतना समय लग जाता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। चलिए कोई बात नहीं, हम आपके लिए थोड़ा सा और मेहनत बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अंतिम नंबर क्वेश्चन होने वाला है। अंतिम नंबर हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, इसको स्पष्ट कीजिए। यानी हड़प्पा की जो हमारी लिपि थी वो एक रहस्यमय लिपि थी, उस कैसे थी तो उसको बताइए। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि सामान्यतः हड़प्पाई मोहरे पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। पदवी यानी कि उनकी पत्नी को दर्शाता है, या फिर उनकी नहीं, सॉरी बच्चों, पदवी नहीं, मतलब कि मालिक के नाम या फिर पदवी यानी कि उनके पद को दर्शाता है, वो किन पद पर थे उसको दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर का है और अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। यानी कि हड़प्पा के जो मुहर थे उस पर जो पंक्ति जो कुछ लिखे गए थे वो संभवतः मालिक के नाम और उनके पद को दर्शाता था। और कुछ विद्वानों का मानना, यानी मान के जो कुछ विद्वान थे उनका ऐसा मानना भी था कि ये जो चित्र है वो आमतौर पर एक जानवर का है, जो कि अनपढ़ लोगों को भी समझने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलती थी। क्योंकि अगर कुछ लिखावट या कुछ लिपि में लिखी होगी तो वहाँ के जो समय के जो लोग थे उनको तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई चित्र होगी तो हाँ ये चित्र याद रहेगा, तो चित्र को वही याद रख सकते थे, तो इसीलिए चित्र बनाया गया था। ऐसा वो यहाँ के विद्वान मानते थे। कौन विद्वान? जो अभी वर्तमान के विद्वान है वो मानते हैं ऐसा, जो कि उन्हें खुदाई के दौरान ये सभी मिले तब। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि अधिकांश जो अभिलेख हैं वो संक्षिप्त में हैं। अधिकांश जो अभिलेख मिले वो संक्षिप्त यानी छोटे मिले हैं, और सबसे लंबा जो अभिलेख है वो लगभग 6 चिन्ह का बना हुआ है, यानी 6 चिन्हों का सबसे बड़ा अभिलेख बना हुआ है। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह जो है वर्णमालीय, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, यह तो नहीं थी। यानी कि यह जो है वर्णमालीय जो लिपि यह तो नहीं थी ये, क्योंकि वर्णमाला लिपि में इतनी एक की बार में संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो चिन्हों की संख्या वो कई अधिक है। लगभग जो है इसकी संख्या 375 से लेकर 400 के बीच है। और ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे कि लगता है कि उत्कीर्णक ने जो है दाईं ओर से लिखना शुरू किया, यानी आरंभ किया, और बाईं ओर में जो है बाद में जो बाईं ओर का जो स्थान है वहाँ पर जगह कम पड़ गई। दाईं बाईं तो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट लेफ्ट बताता हूँ मैं आपको। दाएं का मतलब जो है हम लोग यहाँ से लिखते हैं, देवनागरी लिपि यहाँ से लिखी जाती है, लेकिन देवनागरी लिपि यहाँ से लिखी जाती है। लेकिन जो वहाँ की जो लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, तो हम जब यहाँ वो जो लिपि थी वो यहाँ से लिखी जाती थी, मतलब यहाँ से लिखा जाता था। यहाँ से लिखते 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 यहाँ तक आते थे, और यहाँ पर जगह कम पड़ गया तो फिर यहाँ से लिखना शुरू कर दिए। तो कुछ इस प्रकार की लिपि थी उनकी। और हम सब कैसे लिखते हैं? तो हम सब जो यहाँ से लिखते जाते हैं, यहाँ जगह कम पड़ जाता है तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार की जो लिपि देखने को मिली है। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो में सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी अच्छे तरह की टॉपिक के साथ, जिससे कि आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा हम मदद कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद।